हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर एक नए और इन्फॉर्मेशनल वीडियो में। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है यूपीपीसीएस का फाइनल रिजल्ट आया हुआ है। उसी कड़ी में हमारे साथ आनंद कुमार शुक्ला सर हैं, जिनका इस बार डिप्टी एसपी पद के चयन हुआ है। तो सर से जानेंगे कि सर की प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति वगैरह क्या रही, इनकी मेंस की रणनीति वगैरह क्या रही, इनकी इंटरव्यू की रणनीति वगैरह क्या रही, इनका बैकग्राउंड वगैरह क्या रहा, या कहाँ से आते हैं, इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा दीक्षा कहाँ से कैसे ग्रहण किए, ये सारी चीज़ें जानेंगे वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे। सर, सबसे पहले तो हमारे तरफ से और हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको सिलेक्शन की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है। मूलतः मेरा घर जो जौनपुर ज़िले में है। जौनपुर ज़िले में बदलापुर ब्लॉक के अंतर्गत एक गांव है बिरभानपुर जी। हम लोग 3 भाई हैं, 2 बहन हैं, पिताजी हैं और माताजी दादाजी। और मुख्यतः खेती किसानी का मुख्य काम है। मैं सबसे अपने परिवार में छोटा हूँ और मैंने अपनी स्कूली शिक्षा जो है 9th से लेकर 12th तक घनश्यामपुर श्री बजरंगी इंटर कॉलेज से किया है। पीसीएम ग्रुप के साथ मैंने किया था। उसके बाद मैंने बीए इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से किया। सब्जेक्ट मेरे थे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश लिटरेचर। और उसके बाद फिर मैंने 2017 से लेकर के 20 तक एलएलबी किया है और 20 से लेकर के 22 तक मैंने मास्टर डिग्री लिया है इकोनॉमिक्स में। इसके बीच में मैं 2 साल दिल्ली रहा हूँ प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद से लेकर के मैं 18 से लेकर के अभी तक इलाहाबाद में हूँ जी। तो आनंद सर, मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि आपको जो सिविल सर्विस में जाने की इच्छा कब से जागृत हुई? बचपन से क्या आपने सोचा था कि आप सिविल सर्विस में ही जाएंगे, या फिर किसी को देखकर आपने इसका चुनाव किया? सिविल सर्विसेज जाने के लिए कई सारे प्रेरक कारक रहे हुए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रेरक कारक मेरे खुद के परिवार के मेरे बड़े भाई हैं, जिन्होंने शुरुआत से ही लेकर के अभी तक, चाहे निगेटिविटी का कोई भी दौर आए, उन्होंने हमेशा मुझे प्रोत्साहन दिया है। इसकी शुरुआत में क्लास 7th में था, जब एक जो अभी SDI कहे जाते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, इंस्पेक्शन करने के लिए गाँव की स्कूलों में आते हैं। तो हर एक क्लास से 6 से लेकर 8 तक क्लास था, तो हर एक क्लास से एक जो अच्छा पढ़ने में लड़का था उसको बुलाया गया था। तो 3 लड़के गए थे, वो डिप्टी साहब कहे जाते थे। तो उस समय उन्होंने 3-4 क्वेश्चन पूछे थे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैं बताया था। उसके बाद प्रेरणा पहले से ही था सिविल सेवा के लिए, तो उन्होंने मुझे IAS का फुल फॉर्म पूछा, PCS का फुल फॉर्म पूछा। तो मेरे जो बड़े भाई हैं, इन सब चीज़ों को हमको पहले से बताया था कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कैसे परीक्षाएं होती हैं, इसके लिए क्या क्या ज़रूरी मापदंड है। राइटिंग अच्छी रहनी चाहिए, लिखावट अच्छी रहनी चाहिए। तो शुरुआती प्रेरणा मेरे अपने घर से ही हुआ है, और कोई मेरे घर में कोई अधिकारी पहले नहीं था, लेकिन प्रेरणा का जो स्रोत थे वो मेरे बड़े भाई ही थे। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा, जो आप बता रहे हैं आपके बड़े भाई आपकी प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, तो आप शुरुआती दौर में जब स्कूल में थे तो आप पढ़ने में कैसे थे? खास करके बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट रहता है कि जो टॉपर्स वगैरह होते हैं पहले से ही अच्छे पढ़ाई में होते हैं। अगर मैं एकेडमिक बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं हाई स्कूल जो था वो साइंस बैकग्राउंड ही था मेरा। उसमें मेरे 78% थे। मैं 2011 का पास आउट हूँ। 10th और 12th मैंने 2013 में किया। मेरे सब्जेक्ट PCM थे और उस समय मेरे 88.4% थे, जो उस समय के मेरे ब्लॉक में सबसे ज़्यादा नंबर थे। और उसके लिए मेरे स्कूल में कार्यक्रम भी हुआ था, जहाँ एक सम्मान समारोह का आयोजन भी हुआ था। उसके बाद मैंने अपनी BA के परीक्षा 3 सब्जेक्ट लिया, जैसे मैंने बताया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश लिटरेचर। तो ओवरऑल मुझे 73% मार्क्स मिले थे। और मैं इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स का गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। मुझे उस समय प्रोफेसर रतनलाल हांगलू उस समय यहाँ के वाइस चांसलर थे। और उसके बाद मैंने लॉ किया इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही, 17 से लेकर के 20 तक। तो मुझे फर्स्ट डिवीज़न में 61% मिला। और मैंने मास्टर डिग्री लिया। मास्टर में मेरे 8 CGPA था जी। और सर, सबसे पहले अब मैं आना चाहूँगा PT पे। PT खास करके 15 से 20 दिन बचा हुआ है, तो PT की आपकी रणनीति वगैरह क्या रहती थी, खास करके आखिरी छड़ों के? PT जैसे कहा जाता है कि लगभग फॉर्म पढ़ते हैं 6 लाख और एग्ज़ाम देते हैं लगभग 50%, 3 से 4 लाख के बीच में लड़के पेपर देते हैं जी। और वर्तमान सीट को देखते हुए 13 से 15 गुना कॉलिंग किया जाता है मेंस के लिए। तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन PT के लिए होता है जी। अगर PT की बाधा पार हुई तो आगे आने वाले जितने भी दौर होते हैं, चाहे मेंस का हो चाहे साक्षात्कार का हो, वो ईजिली टैकल हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बाधा होती है PT की जी। तो PT को कवर करने के लिए एक पहले
प्रीवियस ईयर जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे बड़ा गाइडर जो होता है वो केवल 2 चीज़ होता है। एक हमारा प्रीवियस ईयर होता है और एक होता है हमारा सिलेबस। इसके अलावा जितने भी चीज़ें होती हैं वो तब ज़रूरी हैं जब आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहे। तो सबसे पहले अभी के जो बचे हुए समय है, पीटी की तो एक विस्तृत रणनीति होती है, लेकिन अभी बचे हुए समय में जैसे 14 मई को संभावित है परीक्षा, उस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो 2-3 चीज़ों पर काम करने की भी आवश्यकता है। बचे हुए समय में हम प्रीवियस ईयर को जितनी बार हल कर सकें। हल करने का मतलब ये नहीं है कि उसको लेट करके बैठ करके पेज पलटते गए देखते गए, ऐसा हल करना नहीं है। उसको विश्लेषण करके हल करना है। विश्लेषण करने का मतलब ये है कि जैसे कि परीक्षाएं 1990 से अगर देखें तो 2022 तक की पीटी की परीक्षा में हर सेगमेंट की क्या अप्रोच रहा है, चाहे ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, जितने भी सेगमेंट हैं उन सेगमेंट को हम बांट करके देखें कि कहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट का एक हम माइक्रो लिस्टिंग करें। जैसे अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में हम एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, ज़्यादातर लोग एंशिएंट और मिडाइवल में उतने कंफर्ट नहीं होते जितने मॉडर्न में होते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम इतिहास के परत दर परत में न जा कर के केवल अपनी एक्यूरेसी वहाँ मेंटेन करें कि हम अगर 15 क्वेश्चन पूछा जा रहा है हिस्ट्री से तो कम हम 10 से 12 क्वेश्चन करने में सक्षम रहें। तो उसके लिए सेलेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी। सेलेक्टिव स्टडी करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर देखना पड़ेगा और साथ में साथ 1-2 बेसिक बुक। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूं तो मैंने एंशिएंट और मिडाइवल के लिए बेसिकली मैं लूसेंट सामान्य ज्ञान का जो एंशिएंट मिडाइवल का पार्ट होता है उसको पढ़ा था और घटना चक्र पूर्वालोकन का जो एंशिएंट मिडाइवल होता है उसको मैंने अच्छे से पढ़ा था। उससे ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं और ऐसे क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है जो नहीं आते हैं, क्योंकि अगर आपको नहीं आएगा तो मान कर चलिए वो किसी को नहीं आएगा। क्योंकि निगेटिव मार्किंग है तो अनावश्यक किसी भी क्वेश्चन में उलझने से अच्छा है कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको पहले हम टैकल करें। मेन बात यह है ज्ञानी नहीं बनना है, हमको अपना एक्यूरेसी क्लियर करना है। अगर 150 क्वेश्चन है, कट ऑफ हमारा 90 जा रहा है, अगर हम हर सेगमेंट में 60% क्वेश्चन कर लेंगे तो पीटी निकल जाएगा। यहाँ इस चक्कर में लोग रहते हैं कि हमको ज्ञानी बनना है, इतिहास की इतनी खुदाई कर देना है कि उससे पानी निकलने लगे बाद में जा कर के और फैक्ट निकलने लगे, और उस फैक्ट का कोई मतलब नहीं होता है। 10 क्वेश्चन अगर एंशिएंट मिडाइवल से पूछा गया तो 6 आप कर लीजिए, मॉडर्न में आप 70% कर लीजिए, क्योंकि मॉडर्न ईजिली होता है। मॉडर्न के लिए मैंने स्पेक्ट्रम लोग पढ़ते हैं, मैंने भी स्पेक्ट्रम पढ़ा है। साथ ही साथ एक घटनासार पब्लिकेशन का आता है एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न। अभी समय चूँकि उतना नहीं है, लेकिन उसके कुछ चैप्टर जो है हम घटनासार पब्लिकेशन की जो 3 बुकलेट आती है उससे हम देख सकते हैं। हिस्ट्री में अगर आपका 60% एवरेज है तब भी आपका पीटी निकलने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सेगमेंट आता है पॉलिटी का। पॉलिटी के लगभग 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पॉलिटी में अगर आप 90% से कम एक्यूरेसी रखते हैं तो इसका मतलब एक पॉलिटी एक डैमेज कंट्रोल का काम करता है। अगर हिस्ट्री में आपका 60% बना, पॉलिटी में अगर आपका 90% एक्यूरेसी हो गया तो दोनों को वो डैमेज कंट्रोल कर देगा। अब पॉलिटी अपेक्षाकृत ईजी भी होता है और एक ही किताब उसके लिए लोग पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत, लेकिन उसके बावजूद मैं इसके फेवर में उतना लक्ष्मीकांत के नहीं हूँ। लक्ष्मीकांत के साथ साथ आपको बेयर एक्ट की लगभग 1 से लेकर के 100 तक के जितने भी अनुच्छेद हैं उसको एक बार थॉरोली एक बार पढ़ना ही है। डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रस्तावना, संविधान का विकास कैसे हुआ, लगभग मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। तो राज व्यवस्था वाला जो खंड होता है वो हमारा डैमेज कंट्रोल का काम करेगा। अगर यहाँ पे हम 15 में 13 क्वेश्चन सही कर लेंगे, 12 क्वेश्चन सही कर लेंगे तो मेरा जो दूसरा सेगमेंट है वो कंट्रोल हो जाएगा। तीसरा जो सेगमेंट आता है वो भूगोल का होता है। भूगोल में जैसे 3 तरीके से होता है, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल में जैसे कुछ लिस्टिंग करनी है आपको, लिस्टिंग जैसे रिवर बेसिन क्या क्या कहाँ पे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ पर पाए जाते हैं, डेजर्ट कहाँ पे हैं। एक तरीके से ओवरऑल इसका देखना है कि भौगोलिक जितनी भी स्थलाकृतियाँ हैं उसका भारत के और विश्व के परिप्रेक्ष्य में क्या स्थिति है। हमको यहाँ भी एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसके बारे में न आप कभी सुने हैं, न कभी जाने हैं, न कभी देखे हैं,
तो उस क्वेश्चन को, चूँकि नेगेटिव मार्किंग का दौर है, तो उसको पूरी तरीके से अवॉइड करने की ज़रूरत है। हम ज्योग्राफी में हिस्ट्री से ज़्यादा एक्यूरेसी करें, लगभग 70 से 75%। अगर हम वहाँ इतनी एक्यूरेसी कर लेंगे तो मेरा डैमेज कंट्रोल हिस्ट्री वाला हो जाएगा। हिस्ट्री के पीछे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कुल मिला के हमारा मतलब ये है। इसके लिए बुक की जहाँ तक रही बात, तो इसके लिए भी मैं कहूँगा कि इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप किताब आती है पेरियार पब्लिकेशन की, उसकी मैपिंग काफ़ी अच्छी होती है। जैसे कि हिमालय का विकास कैसे हुआ, हिमालय के अंदर जितने भी पार्ट हैं, जैसे दर्रे हो गए, चोटियाँ हो गई, और रिवर बेसिन हो गया, और जितने भी जैसे नेचुरल सेंचुरी कहाँ कहाँ पे हैं, इसको वहाँ से हम देख सकते हैं। जब हम ज्योग्राफी पढ़ें तो साथ में हम इन्वायरमेंट और इकोलॉजी भी के साथ में पढ़ें, क्योंकि इन्वायरमेंट इकोलॉजी के भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 9-10 क्वेश्चन। तो एक तरीके से ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी हमारे 2 सेगमेंट ऐसे हैं जहाँ पे हम कलेक्टिवली अगर काम करेंगे तो हमारा एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। किताब की यहाँ तक मैं बात करूँ तो एक पेरियार की आप इंडियन ज्योग्राफी के लिए पढ़िए। विश्व भूगोल के लिए आप, मैं कहूँगा, दृष्टि की जो मैगज़ीन आती है, किसी न किसी मैगज़ीन में अतिरिक्त अंक आते हैं, जैसे किसी पार्ट में हिस्ट्री का आ गया, किसी में ज्योग्राफी का आ गया, किसी में किसी और चीज़ का आ गया। तो अभी के लिए मैं कहूँगा कि वो जो अतिरिक्त अंक आते हैं, जैसे ज्योग्राफी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, दोनों आप वहाँ से पढ़िए, वहाँ से काम हो जाएगा। साथ में पूर्वावलोकनों को आप पढ़ने की आवश्यकता है। अब आता है पार्ट बचा साइंस। अगर पीसीएस परीक्षा की बात किया जाए तो 3 सेगमेंट अगर क्लियर हो गया, एक हिस्ट्री का जहाँ पर एक्यूरेसी आपकी अच्छी रहे, एक करंट अफेयर और एक साइंस, तो लगभग पीटी क्लियर हो जाएगा। करंट अफेयर बाद में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम साइंस की अगर बात करें तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो फिजिक्स केमिस्ट्री जितना पूछा जाता है उतना मिला करके बायोलॉजी पूछा जाता है। तो हम यहाँ एक्यूरेसी 70 से 75 यहाँ भी लाने की कोशिश करेंगे। लूसेंट का सामान्य विज्ञान का जो पार्ट होता है वो इसमें काफ़ी मददगार होगा। साथ ही साथ यहाँ का जो पूर्वालोकन है वो पूर्वालोकन काफ़ी अच्छे लेवल पे है और यहाँ से काफ़ी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो मेरा यही सुझाव रहेगा कि साइंस के लिए पूर्वालोकन और लूसेंट, यही 2 चीज़ आप मगअप कर लीजिए, याद कर लीजिए, चाहे कॉन्सेप्ट बैठा लीजिए, यहाँ से ही क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। अगर 30 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो कोशिश करिए आप कि कम से कम 25 तक, 24 तक आप पहुँच जाइए। ऐसा नहीं कि 30 में 29 करिए, 28 करिए, अगर हो जाता है तो और अच्छा है, लेकिन कम से कम आप 24-25 पहुँच जाइए। यहाँ भी हमारी एक्यूरेसी लगभग 70 से 75, 80% रहना चाहिए। और अब आता है करंट अफेयर के लिए। करंट अफेयर के लिए आप एक दिन में करंट अफेयर पढ़ना चाहेंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली हम भी अपने तैयारी के दौरान डेली बेसिस पे करंट अफेयर तब तैयार करते थे जब मेंस की परीक्षाएं होती थी, क्योंकि मेंस की प्रवृत्ति अलग होती है, उसका चरित्र अलग होता है, उसका नेचर अलग होता है, पीटी की अलग होती है। पीटी में आपको ज़्यादा पढ़ना है, मेंस में आपको कम पढ़ना है, लिखना ज़्यादा है। तो वहाँ पे करंट अफेयर पीटी के लिए जो होता है, वो पीटी के करंट अफेयर आप अलग अलग रिसोर्सेज का फॉलो कर सकते हैं। मैंने जो रिसोर्स फॉलो किया था वो एक पीसीएस मंत्रा का चैनल है, उनका ग्रुप भी है, उसमें 2 एक सीनियर भी हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण पांडे सर हैं, शिवम सिंह हैं, 2 लोग ऐसे हैं जो राज होलकर सर हैं, जिनकी करंट अफेयर की एक मैगज़ीन आती है। वो लगभग अगर करंट का 10 क्वेश्चन पूछा गया तो आपका वहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन मिल जाएगा। एक मैगज़ीन वो आप फॉलो कर सकते हैं, और मार्केट में तो कई मैगज़ीन है, जैसे घटनासार हो गया, दृष्टि हो गया, इन सब को आप सप्लीमेंट्री के तौर पे काम कर सकते हैं। साथ ही साथ एक यूट्यूब चैनल की मैं बात करूँगा, जैसे जय हो स्टडी एक है, उत्कर्ष द्विवेदी चलाते हैं उसको, वो डेली बेसिस पे करंट अफेयर होता है, उनका कंपाइलेशन भी आता है। अगर 2-3 रिसोर्सेज को हम फॉलो करेंगे तो हमारा करंट अफेयर लगभग 80% क्लियर हो जाएगा। 100% के चक्कर में आपको पढ़ना नहीं है, 100% के चक्कर में जहां आप पढ़े वहां पीटी अगर होने वाला रहेगा तो आप फेल हो जाएंगे। तो करंट अफेयर में इसे इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो पता चलेगा कि कहाँ से करंट अफेयर पूछा जा रहा है। और करंट अफेयर की प्रवृत्ति होती है कि जैसे कि मई में परीक्षाएं होने वाली हैं, तो आप
14 मई से लेकर के 15 अप्रैल तक कोई करंट अफेयर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप जो है अप्रैल हो गया, मार्च हो गया, फरवरी हो गया, जनवरी हो गया, लगभग जिस माह में परीक्षा होने वाली होती है उसके 4 महीने पहले कि जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। उसमें हम 70 से 80% क्वेश्चन करंट अफेयर के कवर हो जाते हैं लेटेस्ट 4 मंथ के लिए। बाकी बचे हुए क्वेश्चन वो आपको पूरे साल भर के रहेंगे। तो कोशिश ये करिए कि जिस महीने परीक्षा आयोजित होने वाली है उसके कम से कम 4 महीने के जितने भी करंट अफेयर हों, कोई भी आप सोर्स यूज करिए, चाहे किसी भी मैगज़ीन को फॉलो करिए, वो 4 महीने का करंट अफेयर डेली के डेली आपका तैयार रहे। एक सेगमेंट आपका और 2 सेगमेंट और बच रहा है, एक इंडियन इकोनॉमी का। तो इकोनॉमिक्स में मुझे कोई विशेष दिक्कत इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरा पीजी भी इकोनॉमिक्स है। अब तो ऑप्शनल ख़त्म हो गया, इसके पहले मेरे ऑप्शनल भी इकोनॉमिक्स थे। इकोनॉमिक्स से मैंने 21 का भी मेंस दिया था, इकोनॉमिक्स से मैंने 22 का भी मेंस दिया था, 19 का भी दिया था, 18 का भी दिया था, 17 का दिया था। 20 का पीटी मेरा नहीं हुआ तो उस समय मैं मेंस नहीं दे पाया था। तो इकोनॉमिक्स तैयार करने के लिए, चूँकि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे तो बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नया पैटर्न जो है अब वो पूरा फैक्ट नहीं पूछ रहा है कि ये योजना कब शुरू हुआ, ये नीति कब आई। अब क्वेश्चन थोड़ा बहुत वो कॉन्सेप्ट जा रहा है, जैसे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करते हैं, फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है। तो उसके लिए आप कम से कम 2 चीज़ तैयार करें। एक चीज़ तो कि आप कॉन्सेप्ट तैयार करें और दूसरा फैक्ट। चूँकि समय अभी कम है पीटी के लिए, तो मैं यही कहूँगा कि आप जो घटना चक्र का पूर्वालोकन है उसमें 2-3 चैप्टर आप अच्छे से करिए। एक मौद्रिक नीति का, एक राजकोषीय नीति का, एक राष्ट्रीय आय हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसमें वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO ये सब चीज़ें हैं, गरीबी, बेरोजगारी। यहाँ से आपको फैक्चुअल जानकारी आपको ले लेने की आवश्यकता है। जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट के लिए मैं रामेश्वर सर पढ़ाते हैं, उनका नोट्स पढ़ा था, मेरा खुद का अपना बैकग्राउंड था। तो अभी चूँकि इतना समय नहीं है आप कॉन्सेप्ट सीख पाएँ, लेकिन इतना अगर कोशिश करेंगे कि आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेंगे तो लगभग 60% 50% क्वेश्चन आपसे हल हो जाएंगे। तो थॉरवली ये स्टडी रही है पीटी के परीक्षा के लिए। पीटी में कैसे करना है, पीटी का मतलब होता है सिर्फ एक्यूरेसी, ज्ञानी बनने का कोई मतलब नहीं है। अगर एक्यूरेसी आपका 65% भी है, फर्स्ट डिवीज़न भी अगर आप परीक्षाएं पास कर लेंगे तो पीटी आपका निकल जाएगा। तो पीटी के लिए ये रणनीति रहा है। और सर मैं एक जानना चाहूँगा, खास करके एक हमारे व्यूअर्स हैं, जैसे एक वो नए अभी हैं इस परीक्षा में और वो बोल रहे हैं कि हम क्या पीटी का अटेम्प्ट इस बार का दे सकते हैं। तो ऐसे जो एस्पिरेंट है जो बिना तैयारी के अटेम्प्ट देते हैं, पहला अटेम्प्ट अपना, उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, मैं तो यही मानता हूँ कि बिना तैयारी के कोई भी युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। उसके लिए एक प्रॉपर रणनीति, प्रॉपर एक व्यवस्था करना चाहिए कि हमको एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है। अगर टेस्ट एंड ट्राई करना है तो आप बिल्कुल परीक्षाएं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अटेम्प्ट की काउंटिंग तो यूपी पीसीएस में होती नहीं है। तो यहाँ आप दे सकते हैं, लेकिन वो टेस्ट एंड ट्राई के लिए रहेगा। निकल भी गया अगर आपका पीटी बाई चांस, वैसे बहुत कम संभावना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। 60 आप तुक्का मारेंगे तो लगभग आपका 40-45 गलत रहेगा, कुल मिला के आप 0 पे आ जाएंगे। तो मैं तो यही सुझाव दूंगा कि सबसे पहले आप रणनीति अच्छी अपनी करिए, पढ़ाई अच्छी करिए, बेसिक बुक पढ़िए, तब इस परीक्षा में आइए। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पीटी अगर आपका निकल गया तो बाधाएं सारी दूर हो जाएंगी। जिस बार आपका पीटी नहीं निकलेगा उस दिन आपका पूरा साल ख़राब हो जाएगा। 20 का मेरा पीटी नहीं निकला था तो मुझे उस मतलब अनुभव पता है कि जब एक पीटी नहीं निकलता है तो आप मेंस के इंटरव्यू के साइकिल से बाहर हो जाते हैं। जी। और सर मैं कुछ अपने जो हमारे एस्पिरेंट होते हैं, खास करके मन में डाउट होता है कि टॉपर्स वगैरह पेन वगैरह कौन सी यूज़ करते हैं, और ख़ास करके आजकल सोशल मीडिया का जो दौर है, तो इस तैयारी के दौरान आपको भी लगभग 3-4 साल लगे हुए हैं यहाँ तक पहुँचने में। तो सोशल मीडिया का जो डिस्ट्रैक्शन है उससे आपने कैसे टैकल किया? सोशल मीडिया तो ऐसा होता है कि अट्रैक्शन करने के लिए सोशल मीडिया का यूज मैं भी करता था। लेकिन मैं 2018 का सबसे पहले इंटरव्यू दिया था, जिसका इंटरव्यू 2020 में हुआ था। उस इंटरव्यू से मुझे काफ़ी उम्मीद था। ये मेरा सेकंड मेंस था। 17 का मैं पहला मेंस दिया था, 18 का दूसरा मेंस था, और इंटरव्यू कॉल भी हुआ था।
और मैं काफ़ी मतलब एक्सपेक्टेशन था रिजल्ट से कि हो जाएगा, लेकिन जिस दिन फाइनल रिजल्ट आया उस दिन मैं लिस्ट में कहीं नाम नहीं था। तो सोशल मीडिया से काफ़ी उस समय अट्रैक्शन था, और उस समय होता है कि लोग हमको पहचाने जाने। तो उसके बाद से लेकर के मैंने 2 साल तक 2.5 साल तक कोई कनेक्टिविटी फेसबुक से इंस्टाग्राम से नहीं रखा। व्हाट्सएप से इसलिए रखा कि मुझे उसकी ज़रूरत रहती थी, क्योंकि कोचिंग से मैं जुड़ा हुआ था, टेस्ट पेपर इवेलुएट होते थे उससे जुड़ा हुआ था। तो फेसबुक व्हाट्सएप लिमिटेड अगर आप यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उससे आपको कैसे निकलना है अब आप तय करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जी। और सर मैं ये जानना चाहूँगा, खास करके अब मैं मेंस पे आना चाहूँगा। मेंस में आपने कहीं से गाइडेंस वगैरह ली थी कहीं कि किसी कोचिंग संस्थान से, या फिर सेल्फ स्टडी से ही तैयारी किया है? मैं अपनी कोचिंग तो लिया था। मैं अपनी कोचिंग जो मैंने बताया ना कि मैं 2016 का पास आउट हूँ बीए, लेकिन मैं लगभग 1-1.5 साल दिल्ली में था। तो दिल्ली में एक कोचिंग है जीएस वर्ल्ड, जिसके एमडी श्री नीरज सिंह हैं और उसके को डायरेक्टर जो हैं वो दिव्यसेन सर हैं। तो इन दोनों का विशेष तौर पे मुझे सहयोग मिला, और कोचिंग के जितने भी फैकल्टी जो उस समय के थे वो नो डाउट काफ़ी कॉम्पिटेंट थे, और उससे मैंने अपना रिसोर्स तैयार किया, और लगभग 1.5 साल मैंने कोचिंग किया था। तो एक मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो, उस कोचिंग के माध्यम से मेरा तैयार हुआ, और इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ उन लोगों को कि जैसे वहाँ मणिकांत सिंह पढ़ाते थे, रामेश्वर सर पढ़ाते थे, आलोक रंजन सर ज्योग्राफी पढ़ाते थे। तो काफ़ी अच्छा उस समय का बैकग्राउंड था, उस समय का सिनेरियो था। तो वहाँ से मैंने अपना कोचिंग लिया था। इस समय भी काफ़ी अच्छे और भी फैकल्टीज़ आए हुए हैं वहाँ पे पढ़ाने के लिए। तो अगर कोई देखना चाहता है, ट्राई करना चाहता है तो कर सकता है। बाकी करना आपको खुद से है। करना इसलिए खुद से है कि कोचिंग आपको बताएगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, लेकिन पढ़ना अल्टीमेट आपको है। टेस्ट सीरीज मैंने 2 जगह दिया था। एक मैं दृष्टि में दिया था, मेंस के लिए दिया था, और एक मैं जीएस वर्ल्ड में दिया था। दोनों का मकसद सिर्फ एक था कि हमको लिखने का एक अभ्यास हो जाए, टाइम बाउंडेशन में मैं लिख सकूं। तो 2 जगह मैंने टेस्ट दिया था। और सर मैं जहाँ तक गलत नहीं हूँ, आपने जीएस वर्ल्ड से कोचिंग वगैरह की है जो आप बता रहे थे संस्थान है? जीएस वर्ल्ड से मैंने किया था, और मैं किसी भी कोचिंग में किसी भी प्रकार की कोचिंग नहीं किया हूँ। जी। और सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, खास करके कोचिंग जो आप बता रहे हैं जीएस वर्ल्ड से आपने कोचिंग वगैरह की है, आप दिल्ली में भी रह के तैयारी वगैरह किया है आपने, तो मेंस में ज़्यादातर कोर पार्ट होता है आंसर राइटिंग का। आंसर राइटिंग वगैरह आपने कब से शुरुआत की थी? खास करके आप बता रहे हैं कि आप पहली बार, दूसरी बार, 3-4 बार आपने मेंस दिया लगातार, तो उसमें क्या कमियां रहेगी जिससे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो आपके जो अटेम्प्ट जो ख़राब गए जिनमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, और उसमें आंसर राइटिंग का क्या पार्ट रहा आपका? देखिए 2018 के पहले जो पैटर्न था उसमें आंसर राइटिंग का योगदान था, लेकिन कोई विशेष योगदान नहीं था, क्योंकि उस समय का पैटर्न अलग था। जब मैं 2017 का पीटी पास हुआ था तो बहुत अच्छी तैयारी नहीं थी। उस समय मैं अपने जीवन का पहला अटेम्प्ट आईएएस का भी ले रहा था। तो 3 जून को मेरा आईएएस का पीटी था, और 18 जून को मेरा पीसीएस का मेंस था। तो मेरा पूरा फोकस पीटी के लिए था। तो मेंस बहुत अच्छा नहीं गया, तो उस समय बहुत एक्सपेक्टेशंस भी नहीं था मेंस मेरा हो जाएगा। लेकिन जब 18 का मैं मेंस दिया तो मैंने उसके लिए काफ़ी मतलब मेहनत भी किया था आंसर राइटिंग को लेकर के। मेरा सुझाव ये है कि आंसर राइटिंग आपको तब करनी चाहिए जब आपके जितने भी टॉपिक हैं सिलेबस के 1 to 4th पेपर, अब तो 2 पेपर और ऐड हो गए हैं, तो 1 से लेकर के 6 पेपर तक जितने भी टॉपिक हैं, जब तक वो टॉपिक के बारे में आपके पास कंटेंट ना हो, उसके बारे में आपके पास फैक्ट ना हो, तब तक मेरा यह सुझाव है कि आंसर राइटिंग करने का कोई विशेष फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा इसलिए नहीं है कि आप कुछ लिख नहीं पाएंगे। अगर आप पूछा गया कि भारत में गरीबी की स्थिति का मूल्यांकन करते हुए भारत सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका मूल्यांकन करिए। अगर आपको गरीबी के बारे में नहीं पता है, उसका कैसे मेजरमेंट करते हैं ये नहीं पता है, तो आप उसमें कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। और लिखने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी लिख के चले आएंगे आपको नंबर मिल जाएगा। जब तक आप रेलिवेंट चीज़ नहीं लिख के आएंगे तब तक आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो मेरा पहला सुझाव ये है कि आप जितने भी टॉपिक दिए हैं उसको आप एक एक टॉपिक का एक एक वर्ड की आप लिस्टिंग करिए
और उसको कंटेंट तैयार करिए, चाहे जहाँ से तैयार करिए, चाहे कोचिंग से तैयार करिए, चाहे आप इंटरनेट से तैयार करिए, चाहे मैगजीन से तैयार करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब आंसर राइटिंग की बात आती है, तो आंसर राइटिंग के लिए मैंने दो एक यूट्यूब चैनल पे जो दो एक टॉपर्स यूपीएससी के रहे हुए हैं, एक मैडम कोई थी, उन्होंने 7-8 प्रकार का डायग्राम उन्होंने बताया था कि आप अपने कैसे आंसर राइटिंग में डायग्राम को इंट्रोड्यूस करेंगे, फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे। तो वो काफ़ी मतलब हेल्पफुल भी रहे हैं। जैसे कि आपका समय कम पड़ रहा है तो आप कैसे अपने क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं, पैराग्राफिंग करनी है कि नहीं करनी है, इंडेक्सिंग करनी है कि नहीं करनी है। तो इसके लिए आप अलग अलग टॉपर्स की जितने भी नोट्स हैं, टॉपर्स के जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। कुछ की आंसर राइटिंग की जो कॉपीज़ है वो कोचिंग भी अवेलेबल है, जैसे मेरा जीएस वर्ल्ड में भी अवेलेबल है, ध्येय में मैं दिया था, ध्येय में भी अवेलेबल है। तो जब तक आप कंटेंट न तैयार करिए तब तक मेरा सुझाव है कि आंसर राइटिंग के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। आंसर राइटिंग का इतना योगदान है कि अब बिना आंसर राइटिंग के कोई भी आप परीक्षा नहीं निकाल सकते हैं। आंसर राइटिंग के लिए जो कोचिंग का सुझाव है तो मैं जीएस वर्ल्ड को पहले प्रेफर करूँगा। साथ में पीसीएस मंत्रा का ग्रुप जो है वो भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं और वो कॉपी को इवेलुएट लाइन टू लाइन कर रहे हैं। ग्रामेटिकल मिस्टेक कहाँ पे होता है वो भी देखते हैं, फैक्ट कहाँ आपने गलत डाला है वो भी देखते हैं, आपको कहाँ डायग्राम डालना चाहिए, कहाँ पे आपको फ्लो चार्ट डालना चाहिए, किस तरीके से पेन का यूज करना चाहिए, वो काफ़ी अच्छी दोनों कोचिंगें अच्छे से बताती हैं। जी, तो सर मैं जानना चाहूँगा कि खास करके जब आप इलाहाबाद आए तो इलाहाबाद में आपने किन किन संस्थानों से टेस्ट सीरीज वगैरह कहीं से लगाई है कि नहीं लगाई है? जैसे कि मैंने बताया कि जीएस वर्ल्ड और जो दृष्टि था वो तो इलाहाबाद दिल्ली दोनों जगह था। तो दिल्ली में जब तक मैं तब तक मैं वहाँ भी दोनों कोचिंग का टेस्ट देता था। इलाहाबाद में भी दिया। साथ में मेक आईएएस के मुकुल सर भी हैं, उनका भी काफ़ी अच्छा कंटेंट रहता है। तो मैंने 2021 के मेंस के समय 20 और 19 का नहीं लेकिन 21 के लिए मैंने उनके यहाँ भी टेस्ट दिया था। फिलहाल पूरा नहीं दे पाया था, लगभग 4-5 टेस्ट मैंने दिया था उनके यहाँ। तो उनके भी कंटेंट काफ़ी अच्छे रहते थे और इवैल्यूएशन काफ़ी अच्छा रहता था। लाइन को लाइन टू लाइन चेक करना, कहाँ कमी है, कहाँ उस चीज़ को बताते हैं। और वहाँ पे एक ग्रुप डिस्कशन भी ठीक ठाक होता है क्योंकि यहाँ पहले भी सिलेक्टेड लोग हैं तो एक खुद भी गाइड करते हैं वो। और मुकुल सर तो मैं 1-2 बार मिला भी हूँ, तो उनका व्यक्तिगत जो ओपिनियन है वो खुद एक कंटेंट को लेकर रहता है, कंटेंट को बेहतर बनाए। जी, और सर मैं और डिटेल में जाने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा, खास करके जब इस बार का जो रिज़ल्ट आया आपका जब नाम आया डिप्टी एसपी के पद पे आपका सिलेक्शन हुआ, तो उसमें क्या रिएक्शन था आपके यहाँ के जो मित्रगण हैं उनका, और ख़ास करके फैमिली का क्या रिएक्शन था आपके? जैसे कि मैं 2021 का अक्टूबर में रिज़ल्ट आया था, तो उस समय वो रिज़ल्ट मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि मैं लगभग उसके पहले 4 बार इंटरव्यू दे चुका था। ये मेरा चौथा इंटरव्यू था 2021 का। 2 बार मैंने बिहार का इंटरव्यू दिया, वहाँ पर कुछ कारण से नहीं हो पाया। एक बार 18 का दिया था तो उसमें नहीं हो पाया था। ये मेरा चौथा इंटरव्यू था जब मैं 21 का दिया था। तो नेगेटिविटी काफ़ी थी। नेगेटिविटी इसलिए थी कि इतने इंटरव्यू देने के बाद और मेंस देने के बाद कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ था। साथ के कुछ लोग अलग अलग परीक्षाओं में भी चयन हो रहे थे, कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर, कुछ लेक्चरर। 2-1 लोग हमारे मित्र जो हैं जो पीसीएस में भी सिलेक्टेड हुए थे, उनका अलग अलग व्यवहार हो जाता है, बदल जाता है। और उसके पहले सामान्य रहते हैं सबके लिए, लेकिन फिर असामान्य हो जाते हैं वो। तो लोगों के व्यवहार से भी तकलीफ़ होती थी। लेकिन यही है कि मैं सबसे बड़ा मानता हूँ, चाहे जो भी जिस धर्म जिस संप्रदाय का हो, मुझे लगता है कि भगवान श्री राम से बड़ा कोई पुरुषार्थ नहीं होता है और उनसे बड़ी कोई प्रेरणा नहीं होती है। और जब मैं 2018 के फाइनल रिजल्ट में मेरा नाम नहीं था, काफ़ी होपलेस था। उसके बाद 19 का भी मेंस था, तो 10 दिन बाद मेंस था। तैयारी मेरी कुछ नहीं थी, तो उस समय काफ़ी मैं डिमोरलाइज था। तो जैसा मैंने कहा कि सिविल सेवा के जो मेरे प्रेरक हैं मेरे बड़े भाई हैं, तो उन्होंने एक प्रसंग बताया कि भगवान राम की तो पहले ये हुआ था कि उनका राज्याभिषेक होगा, लेकिन अचानक से वो मूवमेंट प्लान हुआ कि अब उनके स्थान पे किसी और का होगा। तो उस प्रसंग से एक मतलब वो निचोड़ निकलता है कि अगर भगवान राम तुरंत राजा बन गए होते तो मर्यादा पुरुषोत्तम वो नहीं कहलाते।
वो सिर्फ दशरथ के पुत्र के नाम से जाने जाते। उनको कुछ बड़ा करना था, उनकी ख्याति बड़ी होनी थी, इसलिए उन्होंने सफलता मिलते मिलते उनको सफलता नहीं मिली और 14 साल तक उन्होंने वनवास में रहा। तो एक सामान्य राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी बने, वो भगवान राम भी बने। तो वो प्रसंग मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया। मुझे ये लगा अगर इस बार मेरा नहीं हुआ 18 के इंटरव्यू में, तो हो सकता है कुछ बेटर होने वाला हो, जिससे मेरा और भी अच्छा रिजल्ट होगा। तो वो एक मार्गदर्शक के तौर पे थे, तो उन्होंने मुझे प्रेरणा दिया और नेगेटिविटी से दूर हटाया। और मैं चाहूँगा कि नेगेटिविटी आसपास से आपको कई सारे नेगेटिविटी मिलेंगे, आपके कुछ ऐसे दोस्त भी होंगे जो नेगेटिविटी देंगे, बाकी दुश्मन तो होते ही हैं। तो गांव के भी लोग भी रहते हैं जो बाहर से तो देखेंगे कि नहीं हम बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर से गांव में भी कुछ लोग होंगे जो आपके एकदम अपोजिट काम करेंगे। तो इन सारी नेगेटिविटी से दूर रहते हुए अगर आपका थोड़ा बहुत भी ध्यान आध्यात्मिक क्षेत्र में है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनकी एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक रचना है राम की शक्ति पूजा। मैं चाहूँगा हर परीक्षार्थी और हर एक अभ्यर्थी इस रचना को पढ़े और अपनी नेगेटिविटी को दूर करे। तो 21 के जो मेरा रिजल्ट रहा उससे मुझे काफ़ी उम्मीदें थी, तो उस हिसाब से रिजल्ट भी रहा और ये वो रिजल्ट काफ़ी प्लेजरफुल था। 22 का रिजल्ट अपेक्षाकृत वो भी ठीक रहा। मैं 2 पोस्ट के लिए प्रेफरेंस अपना डाला था, एक SDM और एक DSP के लिए, और मुझे उम्मीद था कि मुझे मिल जाना चाहिए दोनों में से कोई एक, क्योंकि 22 का मेंस मेरा उससे भी अच्छा गया था। तो DSP मिलने से कुछ लोग खुशी भी हैं, कुछ लोग दुखी भी हैं, और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मैं इस सेवा में जाकर के अच्छा कर पाऊँगा। तो जब भी इसका प्रोसीजर चालू होगा मैं इस क्षेत्र में जाना चाहूँगा। जी। और सर मैं अब आना चाहूँगा खास करके मेंस पे। मेंस में अगर हमें कुछ रिसोर्सेज कम समय में आप बता पाएँ, खास करके GS 1 2 3 4, और स्पेशली मैं यूपी स्पेशल के लिए जानना चाहूँगा, क्योंकि यूपी स्पेशल नया एडिशन ऐड हुआ है, तो यूपी स्पेशल में काफ़ी बच्चों को डाउट है, अगर उस पर कुछ बता पाया। देखिए यूपी स्पेशल अभी जो पूछा जाता था वो एक तरीके से ऑब्जेक्टिव बेस्ड ज़्यादा था। मेंस में भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब 2 पेपर एब्सोल्युटली उसके हो चुके हैं कि 2 पेपर यूपी स्पेशल से रहेगा। अब यूपी स्पेशल को थरोली आपको पढ़ना है, थरोली इन द सेंस कि आपको एक टॉपिक को पढ़ना है। तो अभी एक राकेश सारस्वत की बुक आई है, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, उन्होंने एक थरोली बताया है। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश विभाग का जो सूचना विभाग है वो भी अपना एक बुक निकालता है, जिसको जैसे इंडिया ईयर बुक निकलता है, वैसे उत्तर प्रदेश का भी एक बुक निकलता है जो कि उत्तर प्रदेश के बारे में रहता है। तो मैं चाहूँगा इन दोनों बुक को अगर आप पढ़ेंगे तो जो मेंस का दोनों पेपर है 5th एंड 6th वो क्लियर हो जाएगा, काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी मेंस के लिए रणनीति जो होगी वो आपकी पीटी से मिलती जुलती रहेगी। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि हमको लिमिटेड सोर्सेज से मैक्सिमम चीज़ें लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग करना है, टॉपिक के जितनी भी चीज़ें हैं उसकी लिस्टिंग करनी है और वही चीज़ पढ़ना है। अगर वैश्वीकरण उसका प्रभाव देखा गया है तो आपको एक टॉपिक वैश्वीकरण पढ़ना है, उसके प्रभाव। तो जो टॉपिक में लिखा हुआ है हूबहू आपको वही पढ़ना है, चाहे आप जहाँ से पढ़ें, चाहे कोचिंग से पढ़ें, चाहे खुद से पढ़ें, चाहे इंटरनेट से पढ़ें, चाहे मैगजीन से पढ़ें। तो मोटा मोटी ये मेंस के लिए था। इंटरव्यू के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये मेरा कोइंसिडेंस ही रहा होगा कि 18 से इंटरव्यू मैं दे रहा हूँ, तो 2018 से ये मेरा तीसरा इंटरव्यू आयोग में था। तो ये कोइंसिडेंस था कि मेरा प्रोफेसर श्री राम जी मौर्य सर के 3 बार मेरा बोर्ड पड़ा था। तो पहली बार मुझे 66 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 100, और दूसरी बार उन्होंने मुझे 65 मार्क्स दिए थे। और उसमें मुझसे उन्होंने पूछा था कि इसके पहले इंटरव्यू दिया था कि नहीं, तो मैंने बताया था कि सर मैंने दिया था। बोर्ड का नाम पूछे तो मैंने बताया सर का आपका बोर्ड नहीं, मैंने पूरा नाम बताया कि प्रोफेसर श्री राम जी मौर्य सर का बोर्ड था। तो मुझे 1 नंबर कम कर दिए, 65 मार्क्स दिए, लेकिन उसके बावजूद मेरा चयन हुआ। और उसके बाद 2022 का जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया तो ये इत्तेफाक ही था कि तीसरी बार भी मुझे प्रोफेसर श्री राम जी मौर्य सर मिले, और उस बार भी उन्होंने पूछा कि इसके पहले कहीं सिलेक्टेड, मैंने कहा हाँ सर।
फिर पूछे कि किसका बोर्ड था। हम कहे सर ये कोइंसिडेंस है कि मैं तीसरी बार आपके पास आया हूँ। तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में बोला कि चलो इस बार तुम्हारी पोस्ट हम बदल देंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है सर, ऊपर वाला बदलिएगा, नीचे वाला मत बदलिएगा। तो मैं एक भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके कैरेक्टर से बहुत प्रभावित हूँ। और मेरे जीवन में, मेरे अपने नौकरी के जीवन में प्रोफेसर राम जी मौर्य सर का भी व्यक्तिगत तो कोई हमसे उनसे लेना देना नहीं है, क्योंकि एक संवैधानिक पद पर हुए हैं। उससे लोग तर्क निकालने के कोई मेरा उनका संबंध है तो कोई नहीं है। ये कोइंसिडेंस ही बन रहा है कि मेरा उनका तीसरी बार इंटरव्यू था। तो मेरा अपना यह मानना है कि उनका इस बार भी विशेष योगदान रहा होगा। इंटरव्यू में मुझे अच्छे मार्क्स मिले होंगे और इंटरव्यू भी मेरा सामान्य हुआ था। और मेरा सेकंड हाफ में इंटरव्यू था, तो लगभग 15 से 20 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था। जी सर, मैं फाइनली ये जानना चाहूँगा, खास करके इस बार आपका ट्रेनिंग चालू हुई आपकी सब रजिस्ट्रार पद की, तो ट्रेनिंग में कैसा माहौल था, क्या था, कैसा आपने क्या क्या चीज़ें सीखी? खास करके आपको वाराणसी में ट्रेनिंग हुई है, तो वहाँ पे आपने क्या क्या चीज़ें सीखी? देखिए, सब रजिस्ट्रार का जो पोस्ट होता है उसको लोग कहते हैं कि ये 10 to 5 जॉब है, आराम की नौकरी है। बाकी एडिशनल चीज़ें हैं। और ये निबंधन जो परिवार होता है, ये जो सब रजिस्ट्रार का पद होता है वो स्टाम्प और निबंधन विभाग के अंतर्गत आता है। अगर राजस्व की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश के सकल राजस्व में तीसरा ये सबसे बड़ा विभाग है जो सकल राजस्व में योगदान देता है। अभी जो ट्रेनिंग का अनुभव मेरा 20 दिन का रहा है। मेरे आईजी सर हैं श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी सर, जो कि वाराणसी के सहायक आयुक्त हैं। उनका व्यवहार, उनका जो एक लगाव होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। तो ट्रेनिंग भी काफ़ी अच्छे से हो रही है। हम लोग 4 लोग वहाँ पे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। 45 दिन की ट्रेनिंग होती है, जिसमें हम लोगों को 15 मई तक ट्रेनिंग होगी। उसके बाद 25 मई तक एक प्रॉपर तहसील, एक फुल चार्ज के तौर पे सब रजिस्ट्रार मिल जाएगा। जी। सर, कैसा अनुभव रहा? खास करके मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आप एज एस्पिरेंट फिर आप एक जाते हैं, विभाग में जाते हैं और प्रशासन में जाते हैं। प्रशासन में जाने का अनुभव कैसा रहा? क्योंकि आप इलाहाबाद में 4-5 साल से आप संघर्ष कर रहे थे। एक संघर्ष के बाद जब आप वहाँ पे गए हैं तो वहाँ का कैसा अनुभव रहा? और देखिए, एक तैयारी, जब संघर्ष करके कोई तैयारी में जाता है, जिसका एक ही बार में हो गया उसके लिए तो कोई बात नहीं है। जो संघर्ष करके जाता है उसके लिए थोड़ा ज़्यादा मीठापन वहाँ महसूस होता है, क्योंकि अब वहाँ ये ऐसा यहाँ का कल्चर ही है। सोसाइटी का भी ऐसा स्ट्रक्चर है कि अधिकारियों को ज़्यादा एक उनको विशेष कैटेगरी दिया जाता है। तो ऑफिस में आपके जितने भी स्टेनो होंगे, जितने ग्रुप सी के होंगे, जितने ग्रुप 4th के हो गए, आपके कलीग हो गए, इनके बीच में विशेष अनुभव तो मिलता ही है। एक फील भी आता है कि हाँ, मैं थोड़ा डिफरेंट में आया हूँ, डिफरेंट ग्रुप में आया हूँ। एक सम्मान की अनुभूति भी होती है। माता पिता और ईश्वर के प्रति भी एक विशेष अनुभूति होती है कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया। तो अनुभव तो काफ़ी अच्छा होता है। साथ ही साथ अगर मैं बनारस की बात करूँ तो बनारस के बारे में सबको पता है कि एक सांस्कृतिक राजधानी भी है ये। अभी फ़िलहाल वो G20 का समिट वहाँ 17 से लेकर के 21 तक हुआ, तो जितने भी हमारे ऑफिसर्स थे, हम लोग भी थे। तो जो प्रोटोकॉल ड्यूटी होती है लाइजन ऑफिसर के तौर पर, वहाँ उनके तौर पे हम लोग भी जुड़े रहें। और चूँकि आने वाले समय में हो सकता है कि यूपी का विकास बनारस से ही स्टार्ट हो जाए, तो उस हिसाब से मेरा सौभाग्य रहा हुआ है कि मैं सब रजिस्ट्रार के तौर पे पहली जो अपनी यात्रा है मैं काशी विश्वनाथ से स्टार्ट किया हूँ। तो अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। हमारे कलीग का भी अच्छे हैं, एआईजी सर सुरेश कुमार त्रिपाठी सर, और उनका विशेष लगाव हम लोगों से रहता है, एक सिखाने को लेकर के, बताने को लेकर के। और कभी कभी हम लोगों का स्थल निरीक्षण भी करवाते हैं। तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। तो सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप अगर नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप SDM पद पे सेलेक्टेड हो और हम फिर से इंटरव्यू लेने आए, उसके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।